तो आज इस अधिवेशन का, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो 85वां अधिवेशन है, उसका आज दूसरा दिन है और इस वक्त मुख्य द्वार जो है अधिवेशन स्थल का, जहां पर अभी से 2 घंटा पहले सोनिया गांधी का भाषण हुआ है और एक मंच जो है वो खचाखच भरा हुआ था। सोनिया गांधी के भाषण से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाषण दिया और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है भाषणों का, वो लगातार चल रहा है। और प्रमुख बात यह है दोस्तों कि अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इधर थोड़ा सा इस साइड देखिए कि ये पीछे जो तंबू नुमा आपको जो आकृति दिखाई दे रही है, ये अलग अलग राज्यों की के वो हैं बूथ हैं कह सकते हैं, जहां रजिस्ट्रेशन करते हैं लोग। और उसके बाद ये मुख्य डोम है, ये जो हमारे पीछे है, और ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा और क्या कुछ हुआ है इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है आपके साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ कुछ साथी भी जुड़ेंगे, जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो भी जुड़ेंगे और आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस ढंग का वातावरण है, कैसे लोगों में उत्साह है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसी डोम, इसके पीछे आवाज़ भी हल्की हल्की शायद आप तक आ रही होगी। भाषणों का दौर जारी है। सुप्रिया श्रीनेत ने भाषण दिया, कन्हैया कुमार का भाषण अभी खत्म हुआ है। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों के भाषण, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सब भाषण दे करके। और चूँकि आज महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यहाँ कई प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं, कई प्रस्तावों पर कांग्रेस के अंदरूनी, क्योंकि ये जो बैठक हो रही है वो कांग्रेस के अंदर क्या कुछ होना चाहिए और उसके ज़रिए देश में क्या कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इस पर बातें हो रही हैं और यही यहाँ जानने की हम कोशिश भी करेंगे। और साथ साथ जो रिजोल्यूशंस पास हुए हैं कि आगे कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी के ज़रिए देश किस दिशा में जाना चाहता है, देश को कांग्रेस पार्टी किस दिशा में ले जाना चाहती है, ये सब कुछ आज के इस रिजोल्यूशन में निकल के आया है। जो 3 प्रस्तावों पर, अलग अलग 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित कराए गए हैं, जिसमें से पॉलिटिकल हैं यानी राजनीतिक रूप से, उसके अलावा आर्थिक रूप से, और साथ साथ जो तीसरा था वो फॉरेन पॉलिसी का था कि विदेशी मामले में हमारे देश में कैसी परिस्थितियां बने। मीडिया को लेकर के भी बातें हुई हैं, आरएसएस को लेकर के भी बातें हुई हैं। तो पॉलिटिकल पहलू बहुत महत्वपूर्ण है और पॉलिटिकल पहलू पर चर्चा के लिए मैं अब सीधा आना चाहता हूं। हमारे कुछ साथी हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ दिल्ली से आए हुए हैं, आप सब जान रहे हैं। और हमारे 2 साथी जो छत्तीसगढ़ में हैं, दीपक पाचपोर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के डीबी लाइव के प्रभारी राजेंद्र जायसवाल जी, ये भी हैं। तो आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ कि 3 प्रमुख बिंदु हैं जिन पे कई अलग अलग मुद्दों पे प्रस्ताव पारित कराए गए हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल है, जो मैं अभी बता भी रहा हूँ अपने दर्शकों को, पॉलिटिकल है, उसके अलावा इकोनॉमिकल है यानी आर्थिक है, और तीसरा फॉरेन पॉलिसी है कि विदेश मामले में हमारा हस्तक्षेप क्या हो, हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के ज़रिए क्या कुछ कैसे रिश्ते विदेशी मुल्क के साथ में हमारा जो देश है वो आगे कैसे बढ़े, ये तमाम चीज़ें। लेकिन पॉलिटिकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो है सरकार, मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार, और उसमें बहुत सारी उसकी नीतियों को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई जाती रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन पहली बात ये समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या कुछ आज निकल के आया है इन जो पीछे जो अधिवेशन चल रहा है उससे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आज 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें इस अधिवेशन में हुई हैं। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण, सोनिया गांधी का भाषण, और उसके बाद पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी बात यह है कि किसी भी सिस्टम में रीबूट की ज़रूरत होती है। सिस्टम को रीबूट करने के लिए मुझे लगता है कि जो आज पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हुआ है, ये सिस्टम को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को रीबूट करने का एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है। करीब 57 या 58 पैराग्राफ का 9 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैंने पूरा पढ़ा है। सिलसिलेवार में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है तो पॉलिटिक्स की बात आई है, और उन्होंने बहुत खुल के 2 बातें कही हैं इसमें। एक कि बीजेपी की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं,
तो आमतौर पर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होता है, थोड़ा सा डेविएशन है। बिल्कुल रियल पॉलिटिक्स में फोकस तरीके से कहा गया है कि हम बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करते हैं 2024 की। और प्लस कांग्रेस ने दरवाजे खोले हैं आधिकारिक रूप से पहली बार गठबंधन की अगली सरकार के लिए, कि वो गठबंधन को उन्होंने वेलकम किया है और कहा लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टियां। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आमतौर पर कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में नेहरू से कतरा रही थी और ज़्यादा हमला नेहरू पे होता रहा आरएसएस बीजेपी का। नेहरू को भी इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में जगह मिली है और उनका नेहरू के जो आदर्श हैं, जो कांग्रेस पार्टी के आदर्श हैं, इसको मानने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम अलायंस करेंगे। अब एक एक करके मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, फिर दीपक जी और जायसवाल साहब हैं हमारे साथ। देखिए, बहुत सारे वैसे मुद्दे जो आम जनता के बीच में सवाल पैदा होते हैं। ईवीएम का सवाल, ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि ईवीएम को लेकर या इलेक्शन प्रोसेस को लेकर लोगों में संदेह है, इसको दूर करें। और उन्होंने कहा जो तमाम वैज्ञानिक और पॉलिटिकल पार्टी से सवाल उठाए हैं उसको कांग्रेस मानती है। तो ईवीएम का सवाल बहुत, ईवीएम के मुद्दे पे कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सवाल को अभी और भी उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रव्यापी इसमें कंसल्टेशंस करेंगे और इलेक्शन कमीशन से कहेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्रकार जेलों में हैं, अभी सिद्दीक कप्पन को बेल हुआ है, कई सारे एक्टिविस्ट जेलों में हैं। ये जो बोलने की आज़ादी पर कुठाराघात है। और उसका अभी ताज़ा मिसाल पवन खेड़ा कि उनको असम की पुलिस आके उठा के बंद कर देती है। पवन खेड़ा तो देखिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके पीछे इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन बड़े सारे छोटे अखबारों के पत्रकार, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेलों में अभी भी। उनको तो कोई अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील तुरंत सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा। उनके लिए कांग्रेस के पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कहा गया है कि हम इस पे बोलने की आज़ादी पर, प्रेस की आज़ादी पर और नागरिकों के बोलने की आज़ादी पर कानून बनाएंगे। संविधान संशोधन तक की बात की है, बात लंबी हो जाएगी, वरना संविधान संशोधन बहुत आवश्यक है। वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है वो इशू, जो कि प्रेस फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मीडिया, जैसे हम देख रहे हैं राजीव जी, कि मीडिया को लेकर बहुत सवाल हैं विपक्षी पार्टियों के देश के तमाम हिस्सों में, लेकिन मीडिया पर कोई कानून बनाने की बात नहीं करता। कैसे रोका जाए इस मीडिया को, जो बिल्कुल इसको कहते हैं गोदी मीडिया, जो समाज को बांटने का काम कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है रोज़, उस मीडिया को कानून के ज़रिए कैसे बांधा जाए, उसका एक इशारा ज़रूर इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में मिलता है। बात आप कर रहे हैं तो एक बात यहाँ ज़रूर आपसे मैं अभी क्लेरिफिकेशन ज़रूरत है उसकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी के बारे में खबर चल रही है कि उन्होंने कह दिया कि मैं संन्यास ले रही हूँ, कितनी सच्चाई है? नहीं, सोनिया गांधी ने ये ज़रूर कहा कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान और मेरे कार्यकाल ख़त्म होते होते भारत जोड़ो जैसी यात्रा हुई। तो ये तो ज़रूर एक संदेश वहाँ से जाता है कि उनके कार्यकाल में एक उनको बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उनको एक अच्छा सेंड ऑफ मिला, अच्छी विदाई मिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉलिटिक्स से संन्यास ले रही हैं, बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा और अगले जो पॉइंट्स हैं जी, तो मैं कह रहा हूँ कि दीपक जी और जायसवाल साहब भी अपनी बात रख लें, फिर तो और सारी बातें जी वो कुछ और साथी हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। थोड़ा आप लोग भी रहिए थोड़ा सा, चूँकि ये जो रिजोल्यूशन अभी हुआ है, पास हुआ है, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ निकल के आया है उसमें से। आप लोगों की प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, इनकी प्रतिक्रिया पहले ले लूँ। दीपक जी, किस रूप में आप देखते हैं, और ख़ासकर जो पॉलिटिकल जो यहाँ पर हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं हम, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो महाधिवेशन में आज जो कुछ हुआ है, एक तरह से विधिवत चुनावी घोषणा पत्र ही पेश कर दिया गया है। अब इसको आगे रिजोल्यूट किया जाएगा और उसको एलोबोरेट किया जाएगा। सबसे उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि प्रशांत जी ने उसमें काफ़ी चीज़ें जो है उसको हाईलाइट जो हैं वो बता दिए हैं, लेकिन उसमें जैसे मैं एक चीज़ देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दो चीज़ें इस महाधिवेशन में, इस सेशन में सामने आई हैं। पहला तो यह है कांग्रेस का योगदान क्या रहा है, और उसमें भी वो फेज़ जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुआ। कारण ये है कि वो 10 साल तो बड़े क्रूशियल थे, जिस दौरान भारत ने
प्रगति की बहुत ही नई ऊंचाइयां छुई थी। मानवाधिकार को सुरक्षित किया, खाने का रोजगार दिया, मनरेगा जैसी स्कीम लाई, RTI लाई। इसको एक तरह से फिर से लोगों के सामने रिमाइंड किया गया है और जो कांग्रेस जो सुसुप्त थी उसको बताया गया है कि हमारा पास्ट जो है इतना ग्लोरीफाइड है, इतना गौरवशाली है, इसको जनता के बीच ले जाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, उन्होंने कुछ जो चीज़ें जो इस तरीके से वादे किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो, सीधे सीधे नहीं कहा गया है लेकिन उसका मीनिंग यही है कि अगर सरकार बनी तो, जैसे उन्होंने कहा है कि नफ़रत के खिलाफ हम एक कानून लाएंगे, हेट स्पीचेस के अगेंस्ट जो है हम निश्चित रूप से कानून लाएंगे। ये इसमें बड़ा साफ संदेश है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से जनता के द्वारा लिया जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि जो है जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो किए जाएंगे। देखिए, जब आप कह रहे हैं उधर जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा लग रहा है जी, निश्चित रूप से ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो है उसने निश्चित रूप से जो कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, रैंक एंड फाइल दोनों, उसमें एक नया उत्साह भरा है और उनको लग रहा है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। इसमें हालांकि प्रशांत टंडन जी ने भी वो बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो कहा है कि 2024 में मोदी का कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस एक्सेप्ट दिस चैलेंज, ये बड़ा महत्वपूर्ण ये है। उन्होंने एक तरह से सभी लोगों को जो है वो बता दिया है कि आप लोग बीजेपी ये जो चैलेंज दे रही लोगों को कि हमारे अलावा कोई सरकार नहीं बना सकता, तो इस एक्सेप्ट को चैलेंज कीजिए, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और भिड़ जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि इस महाधिवेशन के बाद हम जो कांग्रेस को देखेंगे, एक रिफॉर्म कांग्रेस रहेगी, अपनी राख से उठ के खड़ी होने वाली कांग्रेस रहेगी और इसके कार्यकर्ता, इसके जो लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहित होकर जाएंगे। इस महाधिवेशन ने ये जो जैसे बताया गया कि करीब करीब 9 पेजेस का रिजोल्यूशन है, आर्थिक है, राजनीतिक है और सामाजिक भी है। सामाजिक रूप से आप देखिए कि पिछले 8.5-9 साल में भारत जो है एक तरह से मध्ययुग की तरफ चला गया है, जहाँ पे जाति प्रथा को फिर से रिवाइव किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाया जा रहा है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन। अब चीन का आज इन्होंने खड़गे जी ने भी कहा कि आप एक तरफ कहते हैं कि आप चीन को नेस्तनाबूद कर देंगे और चीन का नाम लेने से जो डर रहे हैं आप, तो एक तरह से फिर से मोदी को जो पिछले कुछ समय से जो अटैक कर रही थी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ, उसको एक तरह से मुहर लगाई गई इस महाधिवेशन में। सारे लोगों ने इस रेजोल्यूशन को पास करके बता दिया है कि अभी तक आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच है और इस बात पे हम कायम हैं कि बीजेपी की जो सरकार है भारत को उसने तोड़ा है और इसको फिर से जोड़ने के लिए हम जो है एक साथ लड़ेंगे। मतलब एक अटैकिंग मोड में कांग्रेस दिखाई दे रही है, कहा जा सकता है। आपका नाम पहले जानना चाहूँगा। सुधरी में प्रदेश सचिव, उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, उज्जैन से आए। जी जी। किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, हमारे 2 पत्रकार साथी हैं जो अपनी बात रख रहे थे और जो कुछ यहाँ अंदर हुआ है उससे बाहर निकल के हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है? पत्रकार साहब ने जो सारांश इस पूरी बात का दिया बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। बाकी हमें नेता कार्यकर्ता के रूप में हमें जो मिला है वो ये मिला है कि कार्यकर्ताओं के रूप में अभी तक जो अधिवेशन में जो इस बार संशोधन हुआ है, जो हमारे PCC इलेक्टेड PCC और AIC से थे, उसमें उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो ख़ास तौर से युवाओं को मौका दिया। 40-50% लोग जो 50 से नीचे लोग हैं उन लोगों को भी संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी और इस बार पहली बार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षण के रूप में संगठन में दिया है। एक बात तो संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे को ऊर्जा मिली है। दूसरी ओर सोनिया जी ने जो उनका कार्यकाल रहा था उसका पूरा सारांश हमें मिला कि सोनिया जी ने कितना संघर्ष कर पूरी हमारी जो योजनाएं थी मनमोहन सिंह जी के टाइम, जो क्या क्या योजनाएं थी, क्या करी, चाहे वो ITI हो, खाद की हो या मनरेगा हो, वो सारी चीज़ें हमें पता ही। तो हमें एक जोश बढ़ा है। इस पूरे आज महाधिवेशन में हम बहुत ताकत लेकर हमारे क्षेत्र में जाएंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जितने हमारे यहाँ पर करीबन 2000 लोग मध्य प्रदेश से आए, PCC और AIC से लोग ताकत लेकर यहाँ से जाएंगे और इस संदेश को हम पूरे मध्य प्रदेश में फैलाएंगे। एक उत्साह देखिए दोस्तों, एक उत्साह दिखाई दे रहा है। शमा मोहम्मद जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल मैं जानता हूं, और थोड़ा सा समझिए इधर आ जाइए। और आप जानते हैं कि शमा मोहम्मद AICC स्पोक्स पर्सन हैं, राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन हैं। और थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि जो कुछ अंदर निकल रहा है, अंदर से आ रही है बातें, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। जो रिजोल्यूशन आए हैं उसमें पॉलिटिकल रिजोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें खुलकर बीजेपी का नाम भी लिया गया है कि बीजेपी से कैसे इन चुनौतियों का सामना कैसे करना है। मीडिया को लेकर के भी बात हो रही है, RSS को लेकर भी बात हो रही है, फॉरेन पॉलिसी पे भी बात हो रही है, इकोनॉमी पे भी बात हो रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन तमाम मुद्दों पे? नहीं, इन तमाम मुद्दों पे हमने क्या किया है कि अभी हमारा रिजोल्यूशन आया है कि इसके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ पर जब हम आएंगे वो हम उसका अमेंडमेंट करेंगे वो नियम का।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक अमेंडमेंट होगी और उसके ऊपर हमने इसके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात की है। उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मेरे हिसाब से और हमारे से एकदम बहुत बड़ा स्कैम है, एक घोटाला है और वो हम एक्सपोज करेंगे और हम आगे से जो लड़ते हैं उसको समर्थन एक तरीके से होगा, जैसे उसको पैसा देंगे पार्टी, ऐसे कुछ होगा। और तीसरी बात है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ उसका संशोधन करेंगे, जो अभी है उनका भी संशोधन करना पड़ेगा। ईवीएम को लेकर भी वही है, तो ईवीएम को लेकर हमने क्या कहा कि हम बस एक पार्टी नहीं, 14 पार्टी से ज़्यादा विपक्ष में जो पार्टियां हैं सब ने कहा कि इसमें कुछ समस्याएं हैं, हम ईसी के पास ये लेकर जाएंगे जो समस्याएं, ईसी नहीं सुनेंगे हम कोर्ट पे जाएंगे। बिकॉज आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में, विश्व में जो लोकतंत्र देश है जैसे जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, सब ईवीएम नहीं यूज़ करते हैं, बैलेट बॉक्स यूज़ करते हैं। तो हमको भी आगे जाना है। तो जब इतने सारी पार्टियां की मांग है कि इसमें कुछ समस्याएं हैं तो इसी को सुनना ही पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, ईवीएम की चर्चा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं जिसमें एक चर्चा और भी चल रही है। जैसे सोनिया गांधी जी के भाषण के बाद से मैं देख रहा हूँ कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे ब्रेकिंग चल रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान राजनीति से संन्यास की बात कर दी। कितनी सच्चाई है इसमें? सोनिया गांधी जी हमारे साथ होंगे, थे, है और हर मोमेंट, हर वक्त, हर समय हमारे साथ होंगे। कोई संन्यास नहीं लिया है वो। देखिए, ये पॉलिटिकल बातें और ख़ासकर प्रशांत टंडन जी हमारे साथी हैं, इनसे भी यही सवाल मैं पूछा था और इनसे भी मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन खैर, ये एक इसलिए भी दोस्तों ज़रूरी है जानना क्योंकि ये चूँकि चर्चा, बस एक सवाल और, चर्चा चूँकि ऐसी चल रही है इसलिए इसका क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत थी इसलिए। लेकिन और थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि दूसरे क्या क्या पहलू हैं जिन पे और अभी चर्चा हो रही है या होनी है बाकी? नहीं, अभी इकोनॉमिकल वो है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रही है कि कैसे जो आर्थिक स्थिति है इस देश में, बेरोज़गारी है। आप देखो हमारे जो प्रधानमंत्री 2014 में क्या कहा, 2 करोड़ रोज़गार हम देंगे हर साल। अभी कितना 18 करोड़ होना चाहिए। अभी हमारे पास लाखों रोज़गार भी नहीं है। जब पार्लियामेंट में पूछा था कि कितना रोज़गार दिया तो उन्होंने बोला 7 लाख। तो ये समस्या, रोज़गार का समस्या। दूसरी समस्या है कि जो महंगाई की बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई की कि जो गैस का जो दाम हमारे समय 424 अभी 1000 से ऊपर है। कैसे 1100, इसीलिए मैंने कहा 1000 के ऊपर है। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हो? और अभी हम डिस्काउंटेड पेट्रोल खरीद रहे हैं रशिया से, लेकिन हमारा जो पेट्रोल का जो दाम और डीजल का दाम 100 रुपये या 90, क्यों हमारे पास वो जो एक्साइज ड्यूटी आप क्यों कम नहीं कर रहे हो जब आपको डिस्काउंटेड कम पैसे में मिल रहा है रशिया से? वो तो लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, बस कई उनके दोस्त को कुछ मिल रहा है प्रधानमंत्री की, लेकिन जो गरीब है और मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरा, हमारे देश में क्या देख रहे हो कि जो नफ़रत, अभी हम एक साइड से देख रहे हो 2 लड़के जुनैद और नासिर को ज़िंदा जलाया गया। वो तो गाय तो खाया कुछ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं था, उसके साथ एक गाय होगा तो उसमें कुछ गलती है? नफ़रत के खिलाफ नफ़रत की ये मुसलमान है उसके वजह से होगा शायद। क्योंकि वहाँ मेघालय में मैं गई थी 2 दिन पहले, वहाँ का जो बीजेपी अध्यक्ष वो कह रहा कि बीफ हम खा सकते हैं, बीजेपी को कुछ इसके खिलाफ कुछ नहीं है, सब लोग खा सकते हैं। तो मेघालय में एक नियम, हरियाणा में अलग नियम। तो अमित शाह से मैं पूछना चाहती हूँ कि जीतने के लिए और पावर में आने के लिए आप कुछ भी करेगा? हाँ, या बताओ कि आप गाय को मार के खा सकते हो या नहीं खा सकते हो? मेघालय में एक नियम, आसाम जो बगल वाले में आप नहीं खा सकते हो, लेकिन मेघालय में खा सकते हो, हरियाणा में नहीं खा सकते हो। अरे बताओ, गोवा में खा सकते हो। सच बताओ ना, देश को सच बताओ कि झूठ में मत रहो कि क्या है सच। और आप जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, इस देश को भी बेच देंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला इस चर्चा के लिए। और दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि क्या कुछ अंदर चल रहा है इस डोम के पीछे। और हमारे साथ हमारे 2 पत्रकार साथी तो जुड़े हुए हैं ही, कुछ और साथी यहाँ पे हैं। आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम भगवती धुरंधर है जी। कहाँ से हैं आप? यही मैं छत्तीसगढ़ का लोकल आदमी। अरे वाह। हाँ।
आरंग विधानसभा पड़ता है हमारा। क्या कितना उत्साह है भाई आपके यहाँ पे बहुत छत्तीसगढ़ में? बहुत उत्साह। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सामने चुनाव है 6 महीने बाद, किस रूप में देखते हैं आप? ये तो हम लोगों की गौरव की बात है, हम छत्तीसगढ़ियों की, जो पूरे देश के कांग्रेस जनों को यहाँ पे इकट्ठा हुआ, उन लोगों का स्वागत करने का, उन लोगों का तिथि बनाने का हम लोग को मौका मिला है। और धन्यवाद है बड़े नेताओं का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो ये आयोजन को एक्सेप्ट किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसे देखते हैं? मैं मध्य प्रदेश से उज्जैन से आया हूँ, भगवान श्री महाकालेश्वर नगरी से। ये हमारी पार्टी का जो 85वां अधिवेशन जो चल रहा है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए चल रहा है। निश्चित रूप से इस देश में जितना प्रकार का डर और माहौल जो पैदा किया जा रहा है कि इनके खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति, मतलब प्रजातंत्र कहाँ है, कहाँ है हमारा देश स्वतंत्र? अभी कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि एक देश में जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी भारत के संविधान में हमें प्रदत्त की गई है, वो छीन ली गई है। अगर हम सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें डराया जाता है, अनेक प्रकार से डराया जाता है। तो आज जो हमारा पार्टी का अधिवेशन जो हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं का संबोधन हुआ है, उसका अमृत मंत्र बस एक ही बात का निकल के आता है कि हमको किसी से डरना नहीं, हमें किसी की गोली से नहीं डरना, किसी की लाठी से नहीं डरना, हमें किसी मुकदमे से नहीं डरना, और अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए हमको काम करना है। जी, देश की जनता के लिए। और देखिए कि उत्साह दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को कितना सफल मानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो यात्रा आई थी और उज्जैन आपके यहाँ, और वहाँ से जो भाषण दिया था राहुल गांधी ने, ज़बरदस्त भाषण था। आप याद कीजिए, वो एक पंडित जी वाली कहानी उन्होंने बताई थी। लेकिन उसके बाद अब क्या प्रतिक्रिया है वहाँ पे लोग? निश्चित रूप से राहुल जी जब उज्जैन आए थे, भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में साष्टांग दंडवत किया था। चूँकि मैं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम उज्जैन हूँ और वो मुझे सौभाग्य मिला था कि उनकी जो आम सभा को कंडक्ट करने का काम मुझको मिला था, और ये आम सभा मेरे क्षेत्र में हुई थी। मेरे उज्जैन शहर के लाख लोगों ने राहुल जी के साथ कदम ताल किया, उनके संबोधन को सुना। शंख, नगाड़े और ध्वनि इसके बीच राहुल जी की एक जो यादगार, राहुल जी ने डांस भी की थी वहाँ पे। राहुल जी ने भगवान महाकालेश्वर के सामने और लोगों के सामने वो पूरा दृश्य, लगभग हम लोग 3 दिन साथ में रहे। तो निश्चित रूप से पूरा भक्तिमय माहौल, क्योंकि भगवान त्रिलोकी नाथ की नगरी है उज्जैन। वो जब साष्टांग दंडवत की तो निश्चित रूप से उज्जैन का एक कर्ण, मतलब जो भी रहवासी थे हमारे, सबको लगा कि महाकाल के अनन्य भक्त श्री राहुल गांधी जी है। सोनिया गांधी भी उज्जैन आई थी, प्रियंका गांधी जी भी उज्जैन आई थी। मुझे सौभाग्य मिला था प्रियंका जी के साथ प्रोटोकॉल में महाकालेश्वर मंदिर में, राहुल जी के साथ उस आम सभा को कंडक्ट करने का, उस आम सभा के संचालन का, वहाँ की सारी व्यवस्थाओं का। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने भी कांग्रेस के हमारे साथी थे, क्या कोई छोटा नेता, क्या बड़ा नेता, सब लोग मिलके एक झंडे के नीचे। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ